हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह एडिटोरियल का सेशन नहीं हो पाया एंड अ वेरी मेजर रीज़न बिकॉज आई वाज नॉट कीपिंग वेल। इस वजह से हम आपको ये अभी प्रोवाइड करा रहे हैं बिकॉज एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी आपके एग्जामिनेशंस पूरे के पूरे इनलाइन हैं। इसलिए आपको समझना, अंडरस्टैंड करना, रिटेनिंग एबिलिटी जो आपकी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, वो चीज़ में एक गैप ना आए, इसलिए हम इस सेशन को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो बेसिकली आज का जो एडिटोरियल सेशन है वो बहुत सारी चीज़ों को बिलोंग करता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहा है, बट व्हाट वी आर अप विथ इज़, और क्या क्या आज आज पूरे एडिटोरियल में दिया हुआ है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आज जो हमारी बात है, ऑफ कोर्स वी नो आवर कंट्री इज रिबाउंडिंग, मतलब चीज़ें बेहतर हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन ये अनइवन रिबाउंड है। कभी उठ रहा है, कभी घट रहा है, कभी उठ रहा है, कभी घट रहा है, कभी उठ रहा है, कहीं घट रहा है। अभी ज़्यादा दूर की बात ना करें तो कल ही की बात कर लें या परसों की ही बात कर लें, तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इतनी बारिश हो रही है कि फ्लड आ जा रहा है, और साउथ इंडिया में कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वहाँ पर पानी बिल्कुल बिल्कुल नामात्र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की परेशानी वो फेस कर रहे हैं। तो ये वापस आ रहे हैं, रिबाउंड कर रहे हैं, बेहतर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम सिचुएशंस में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, 3 सितंबर को आपका होने वाला है एक गिव अवे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शायद से क्या बोला है हमने, किस चीज़ के बारे में बात है? इन्फ्लेशन मॉनसून पोज फ्रेश रिस्क इवन एज सम रेजिड्यूल स्ट्रेस लिंगर्स इन द इकोनॉमी। कह रहे हैं इन्फ्लेशन जो है, मॉनसून जो है, वो और ज़्यादा परेशानी लेकर आ रहा है हमारे सामने, जैसे जैसे हम देख रहे हैं इकोनॉमी में स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक टिक गया है। हमें इसके बेहतर करना है, इसको ठीक करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट उसकी वोकैबुलरी को पढ़ेंगे। वोकैबुलरी पढ़ने से भी पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि आज के एडिटोरियल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल सेशन में सबसे पहली चीज़ देखो, ऑल्टरिंग स्टेटस क्यू। यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रूल है वो सारी चीज़ें समझना, अंडरस्टैंड करना, क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या प्रायोरिटाइज होना चाहिए, क्या होगा, रिस्टोरेशन होगा या नहीं होगा स्टेटहुड का, एंड एवरीथिंग, उस सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगेन आर्टिकल 370 थोड़ा सा वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बाकी रूल तो निकल ही चुका है, उसके बारे में है। ऑफ कोर्स आप इसको पढ़ सकते हो, इट्स अ रीडेबल पैराग्राफ। फिर उसके बाद इधर आते हैं, चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन इट्स रिपल इफेक्ट। अब समझने वाली बात यह है कि चाइना एक्चुअली प्रेजेंट डे में इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी लेकर आ रही है। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, बट ऑफ कोर्स एज आई से कि एक इकोनॉमिक पैराग्राफ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बात आई एन अनइवन रिबाउंड, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। फिर बात कर रहे हैं द मेनी फेसेस ऑफ इस्लामोफोबिया, रिलीजन से रिलेटेड पैराग्राफ बिल्कुल भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्राउंड जीरो की। यहाँ पर कोटा के क्रैश कोर्स की बात हो रही है, बहुत सारी कंसिडरेशन है जो यहाँ पर समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। दिस इज व्हाट वी आर अप विथ, ये समझ रहा है, बता रहा है क्या सिचुएशन है, बिजनेस मॉडल क्या है, बॉकडाउन क्या कर रहा है इन चीज़ों को, द होल थिंग अबाउट इट, राइट। मतलब कोटा में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इसे हमें नहीं पढ़ना है। बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? पहला अलर्टिंग स्टेटस क्यू, चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, और एक हमारा रिबाउंड। ठीक है, सो हमें जो पढ़ना है दैट इज एन अनइवन रिबाउंड। उससे पहले उसकी एक बार वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो वोकैब में इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली आपकी जो वोकैबुलरी दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन इज व्हाट? रेसिड्यूअल, राइट। रेसिड्यूअल की बात कर रहे हैं। रेसिड्यूअल एक एडजेक्टिव है, डुअल में एंड हो रहा है जैसा कि आप सबको पता है। तो रेसिड्यूअल का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है उससे पहले बता देते हैं। जैसे कुछ बचा है, 1 day लेफ्ट, 2 minutes लेफ्ट, 3 minutes लेफ्ट, 100 hours लेफ्ट, जो भी बचा कुछ है उससे हम क्या कहते हैं? रेसिड्यूअल कहते हैं। ठीक है, सो वी से रिमेनिंग आफ्टर द ग्रेटर पार्ट ऑफ क्वांटिटी हैज गॉन।
जो भी बड़ा हिस्सा था वो जा चुका है, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो जा चुकी है, अब जो बचा है वो बहुत थोड़ा सा बचा है, उससे ही हम बोलते हैं रेसिड्यूअल। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ रेसिड्यूअल ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, मतलब ऐसी फोर्सेस जो कि अब बची हुई हैं उनको विड्रॉ करना है, उनको वापस बुला लेना है, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम में देखिए, सिनोनिम्स है रेसिड्यूअल के रेसिड्यू, फ्रैगमेंट, रेसिडियम, आर्टिफैक्ट, जो बचा कुचा है, रिमेन्स जिसे आप कहते हो उसको बोल रहे हैं। और उसके बाद एंटोनिम इसका मोस्ट बॉडी मास या वेट, जो भी हमारा भार है शरीर का या किसी भी चीज का, उसको बोल रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा लिंगर्स। लिंगर्स में आप देखना जरा क्या है। ठीक है, लिंगर्स का मतलब क्या है, जब आपके सामने कोई दरवाजा बंद कर रहा है या आपको दरवाजे तक आके कोई बोल चुका है बाय बाय, नाउ इट्स टाइम टू लीव, अब आपको चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे हैं, तो लड़की क्या कह रही है, दरवाजा बंद कर रही हूं मैं, है ना। सो व्हाट इज दिस गाय डूइंग, दिस गाय इज लिंगरिंग देयर, मतलब जहां पर से आपको चले तो जाना चाहिए, खत्म तो हो जाना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय तक अगर कोई चीज टिक जाती है तो हम उसे बोलते हैं लिंगरिंग। स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रिलक्टेंस टू लीव, टिकता रहता है मतलब वहीं पर पड़ा रहता है, जितना समय उसका होना था वो पूरा हो गया, बट स्टिल वो वहां पर है। ठीक है, सो शी लिंगर इन द यार्ड एंजॉयिंग द वार्म सनशाइन, मतलब वो यार्ड में पड़ी रही, वहीं पर रही, क्यों, क्योंकि उसको वार्म सनशाइन अच्छी लगी, जैसे धूप, ठंड की धूप कितनी अच्छी लगती है ना, तो वैसे ही वो कर रही थी। ठीक है, सिनोनिम्स है इसके ड्रैग्स, डिले, स्क्रॉल, स्पोक्स, एकदम धीरे धीरे काम करना या बिल्कुल ही नहीं करना या पड़े रहना वहां पर, दैट दीज आर द सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो जल्दी जल्दी कर, हेसन, फास्ट, फ्लाइज, हरीज, बहुत जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा है तो हम उसके क्या कह देंगे कि इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा जो है दैट इज अपटिक। अपटिक क्या डिफाइन करता है, अपटिक क्या होता है, देखो दिस इज अपटिक राइट, वन सेकेंड, अगर हमने कहा ये तो अपटिक मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। सो अपटिक, टिक बना रहे हैं और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अपटिक इज जो इंक्रीमेंट को डिफाइन करता है। इट सेज अ स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड, इजाफा होना, किसी चीज में इंक्रीज आना। एन अपटिक इन फॉरेन टूरिज्म, मतलब फॉरेन टूरिज्म में हमारा इजाफा हुआ है, इंप्रूवमेंट हुई है, चीजें बेहतर हुई हैं, बढ़ गई हैं। एंटोनिम होगा रिडक्शन, डिक्रीज, डिक्लाइन और लॉस, कोई चीज नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ खराब हो जाए तो हम बोलते हैं अपटिक। इसका जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है वो इसका एंटोनिम होगा, नीचे की तरफ जाने वाला। ठीक है, दैट इज अंडरवेलमिंग। ठीक है, अंडरवेलमिंग का मतलब क्या है, कोई चीज जो नीचे आ रही है, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है, दैट इज अंडरवेलमिंग। फेल टू इम्प्रेस और मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन समवन, डिसअपॉइंट करना, प्रभावित करने में विफल हो जाना, दैट मीन्स कोई चीज अच्छी नहीं हुई है, कोई चीज आपके अनुसार नहीं हुई है, कोई चीज बेहतर नहीं हुई है। Investors seemed underwhelmed by the company's turnaround plan. कंपनी जो भी प्लान लेकर आई थी कि हम इस तरह से आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाले, इस तरह में आपका पैसा डालने वाले हैं, तो कंपनी के इस टर्न अराउंड प्लान से इन्वेस्टर्स खुश नहीं थे। दे वर अंडरवेल्म, मतलब वो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल पाए, उसका उनका जो एंथुसियाज्म था वो डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। सिनोनिम्स है बोरिंग, टायरिंग, वियरिंग, जेडिंग, जो चीज फेड होती जा रही है, जो चीज बिल्कुल काम की नहीं है, वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज ऊपर जाए, राइज, लिफ्ट, असेंड, सोर, अराइज, इंक्रीज, बूस्ट, गेन, एडिशन, अपटिक, ये सब इसके एंटोनिम्स है ना। अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज कल्मिनेटिंग। कल्मिनेट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज बहुत सारी हो आपके पास और उन सभी चीजों को इस्तेमाल करके आप एक मास्टरपीस बना दे, मतलब उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर दे, जितना कुछ आपके पास है सब कुछ टू द मैक्सिमम यूज करने के बाद जो आप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेट। ठीक है, सो वी से व्हाट, रीच अ क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, समापन, जो जहां तक किया जा सकता था, जो जहां तक पहुंचाया जा सकता था, ऐसी कंडीशन को समझना करना है कल्मिनेट। ठीक है, वीक्स ऑफ वायलेंस कल्मिनेटेड इन द ब्रूटल मर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, मतलब बहुत सारा वायलेंस हो गया इकट्ठा, जो कि मर्डर हुआ था मैजिस्ट्रेट का, ब्रूटल मर्डर मतलब बहुत ही गंदी तरीके से मारा था, उसमें जितनी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी मैक्सिमम लेवल की सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके, क्राउनिंग, पीक, सुप्रीम, अल्टीमेट, दैट मीन्स जो हाईएस्ट लेवल पर है, इसके आगे कुछ नहीं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, शुरुआती दौर पर है, बिगिनिंग है, पीटर कर रहा है, कमेंस कर रहा है, अभी शुरू किया है ना, इनिशियल स्टेजेस पे है। तो अगला वर्ड है हमारा स्पर्ट। स्पर्ट वर्ड बना है स्पर से, स्पर का मतलब क्या होता है, अचानक से इंक्रीज, तो स्पर्ट क्या हो जाएगा, अचानक से कोई चीज होना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बनाना क्या चाह रहे थे, ये छोटा छोटा कुकीज में भी बनाना चाह रहे थे थोड़ा थोड़ा डाल के, और वो अचानक से बहुत सारा निकल गया. सो बहुत सारा निकल जाना इज व्हाट वी मीन बाय स्पुट. ओके, सो वी gush out in a sudden and forceful stream. जैसे कोई चीज जो बहुत तेजी से हो जाए. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोले, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को अगर ज्यादा हिला दो या फिर वो लाते लाते हिलाते डुलाते लेकर आ रहे हैं, जब उसकी बॉटल खोलोगे तो क्या होगा, गश आउट कर जाएगी. दैट मीन्स अचानक से निकल जाएगा उसमें से कोल्ड ड्रिंक ढेर सारा, एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्टिंग. ओके, स्टेटमेंट सेंटेंस देखो. ही कट हिज फिंगर एंड ब्लड स्पर्टेड ओवर द स्लाइस्ड पोटैटोज. मतलब उसने पोटैटो स्लाइस कर रहे थे, पोटैटोज का क्या नाम है, स्लाइसिंग कर रहे थे, उसके पीसेस कर रहे थे, और फिर क्या हुआ, उसने अपनी फिंगर काट ली तो ब्लड उससे स्पर्ट आउट हो गया, मतलब बहुत सारा निकल आया. फिर सिनोनिम है फ्लरी, बर्स्ट, आउटबर्स्ट, सर्ज, कोई चीज बहुत तेजी से बहुत सारी हो गए. एंटोनिम हो जाएगा ड्रॉप, ट्रिकल, ड्रिप, ड्रिबल या स्प्रिंकल, जो हल्का हल्का हो रहा हो या फिर एकदम ऐसे हो रहा हो, मतलब छोड़ हल्का हल्का ड्रिप ड्रिप, है ना. दैट्स व्हाट वी मीन बाय इट. अगला वर्ड है हमारा ट्रूएंट. ट्रूएंट वर्ड आपने लास्ट कल ही सेशन में पढ़ा था. ट्रूएंट होता है वो इंसान जो कि अपनी चीजों से भागता है ना. और ट्रूएंट यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, वैसे तो होता है चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के जो स्कूल से भाग जाता है, क्लास से भाग जाता है, पढ़ाई चोर बालक इज व्हाट वी मीन बाय ट्रूएंट. लेकिन जब हम उसको इकोनॉमिक सेंस में बोलते हैं तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो हो जानी चाहिए थी तब तक लेकिन हुई नहीं. जैसे ट्रूएंट को अगर हम बोले मॉनसून, तो मॉनसून को अभी तक आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रूएंट. ठीक है, सो वी से इट इज ओनली टू ट्रांजैक्ट, मतलब ये एक सेंटेंस था, मॉनसून तो आके जा चुका लेकिन एक सेंटेंस था. इट इज ओनली टू ट्रांजैक्ट सम हायर बिजनेस दैट इवन अपोलो डेयर प्ले द ट्रूएंट फ्रॉम एडमिटस. मतलब क्या कह रहे हैं, ये बात समझने वाली है क्या कि हायर बिजनेस जिनके पास बहुत पैसा होता है वो तक एडमिटस से क्या कह रहे हैं, थोड़ी दूरी बना रहे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं. एंड सिनोनिम्स है आपका अवाउल, हुकी, नो शो, एस्ट्रे, दूर भागना, अकेले छोड़ देना, दैट्स व्हाट वी मीन बाय एब्सेंट होना. एंटोनिम हो जाएगा एड्यूलिस, जहां बहुत पढ़ाई लिखाई हो रही है, डोमेस्टिक बहुत एक ही जगह टिक के रह रहे हैं, इंडस्ट्रियस बहुत मेहनत कर रहे हैं, डिलिजेंट मतलब बहुत केयरफुली काम कर रहे हैं, है ना. ये सब ऑपोजिट है. अगला वर्ड है टेपर ऑफ. टेपर ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि आप जो किसी को श्रिंक कर दे, छोटा कर दे, रिड्यूस कर दे, इज व्हाट वी मीन बाय टेपर ऑफ. टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर और वीकर, कोई चीज जो धीरे धीरे करके छोटी होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, उसे हम बोलते हैं क्या, टेपर ऑफ. ऊपर की ओर पतला होता जाना. तो हर वॉइस टेपर्ड ऑफ एज शी रियलाइज्ड एवरीवन वाज लिसनिंग. पहले तो वो चिल्ला रही थी लेकिन चिल्लाते चिल्लाते जब उसने देखा कि सब लोग सुन रहे हैं तो उसकी आवाज धीरे हो गई, है ना, धीरे हो गई. सिनोनिम्स है डिक्रीज, डिमिनिश, डल, ड्विंडल, एब. एंटोनिम है आपका एनलार्ज, डेवलप, एक्सपैंड या एक्सटेंड, मतलब बढ़ा देना, बड़ा कर देना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. ठीक है, अगला वर्ड हमारा वोकैबुलरी का है दैट इज टिपिड. टिपिड एक एडजेक्टिव है. टिपिड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं है. दिल का काम क्या होता है, बहुत एक्साइटेड रहना, एंथुजियाज्म लेकर आना, हमारे जीवन में एकदम खुशियां लेकर आना. बट यहाँ क्या है, ना दुखी है ना खुश है, एकदम एनर्जीलेस, है ना. तो टिपिड क्या है, ओनली स्लाइटली वार्म, ल्यूक वार्म, गुनगुना टाइप का होना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा, कुछ नहीं. हाँ ठीक है, आ रहा है, आंदो जा रहा है, जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला, है ना. शी सोक्ड द फ्लैनल इन द टिपिड वाटर. उसने फ्लैनल को क्या किया, उसने टिपिड वाटर में, मतलब ल्यूक वार्म वाटर में, गुनगुने पानी में उसको सुखा दिया, सुखा नहीं दिया, सोक कर दिया. एंड सिनोनिम्स है इसके डल, हाफ हार्टेड, माइल्ड, अनएंथुसियास्टिक, बिना एनर्जी के. और एंटोनिम हो जाएगा एलिनेशन, एस्ट्रेंजमेंट. यही नहीं 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 नहीं, ये तो शायद लास्ट वाले इसके हो गए. डल, हार्टफेल्ट, हाफ हार्टेड, माइल्ड, अनएंथुसियास्टिक. ऑपोजिट्स होंगे इसके, एंथुसियास्टिक, है ना, एंथुसियास्टिक जहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, फिल्ड विद एनर्जी, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, फ्रेंजी मतलब जहां पर बहुत ज्यादा क्रेजीनेस हो, ये सेंस आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट. रोबस्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. सो वी से स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, विगरस, मजबूत, जिसमें बहुत सारी एनर्जी हो. रोबस्ट टिपिड का ऑपोजिट भी हो सकता है ना. तो यहां पर हम रोबस्ट भी लगा सकते हैं, राइट.
ओके। द कैपलान फैमिली आर अ रोबस्ट लॉट, मतलब कैपलान फैमिली जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत एनर्जेटिक है। सिनोनिम क्या है? बूमिंग, हार्टी, हेफ्टी, पोटेंट, जिसमें बहुत पावर हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल, इम्पोर्टेंट, इनकेपेबल, इनइफेक्टिव, जो जिसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं लगा सकते, है ना। एंड द लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक, किसी चीज को हिट करके चीजें वापस आ जाए। तो अब जैसे इन्होंने बॉल यहां मारी, लेकिन वो उसको हिट करके बास्केट को हिट करके वापस आ गई, बास्केट के अंदर नहीं गई। सो हिज शॉट हैमर्ड इन द पोस्ट एंड रीबाउंडेड अक्रॉस द गोल। गोल के पार चला गया, लेकिन गोल हो नहीं पाया, वहां से वापस आ गया। पार नहीं गया मतलब गोल के जो वो होता है, क्या नाम है, फ्रेम, उसको टच करके वापस आ गया। तो ओवरकम, पिकअप, रिवाइव, बैकफायर, और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय, डेटेरिएट, वीकन या डिक्लाइन। ठीक है। सो ये थे आपके आज के वोकैबुलरी इन वर्ड्स की। लेकिन 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 व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमें देखना है कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है। सो हम जल्दी से एक बार आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन दिस पैराग्राफ। सबसे पहला तो किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है? इट सेज India's economy as measured by gross domestic product as well as the gross value added grew 7.8% in the first quarter of the year. कह रहे हैं जीवीए और जीडीपी दोनों ही इंडिया की इकोनॉमी को जो मेजर किया है उसमें समझ में आया है कि ये दोनों ही चीजें 7.8% से बढ़ गई हैं फर्स्ट क्वार्टर में ही इस साल के। This is the highest GDP uptick in 4 quarters, but slightly underwhelming relative to the 8% growth estimated by the Reserve Bank of India. अब कह रहे हैं कि ये देखो, अभी तक की बात करो तो 4 क्वार्टर्स में से जीडीपी सबसे ज्यादा अभी है, लेकिन थोड़ी सी अंडरवेलमिंग है, थोड़ा सा अनएंथुसियास्टिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी और यहाँ पर 7.8% ही दिखा रहा है। सेंट्रल बैंक 6.5% ग्रोथ प्रोजेक्शन पर है 2023 से 24 के फैक्टर्स में। ये एक डिक्लाइन है अपटिक में, लेकिन ऐसे जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हैं ईयर के, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, वो 5.7% तक फाइनल क्वार्टर में इसको लेकर आएंगे। One will have to wait till October's meeting of the RBI's Monetary Policy Committee to assess how this math is reworked. Although the Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran believes these GDP numbers do not signal any discomfort in hitting the 6.5 mark for the full year. कह रहे हैं कि अब देखो, हमें ज़रूरत पड़ रही है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो अक्टूबर में होनी है, और तब तक हमें वेट करना पड़ेगा इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कि किस तरह से इस मैथ को हम रीवर्क करेंगे, बेहतर करेंगे। ठीक है, वापस से काम करेंगे इस पे। जबकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं वो तो कहते हैं कि देखो, जीडीपी नंबर्स पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और जीडीपी नंबर कोई ऐसा इतना खराब भी नहीं है कि हम ये कह दें कि ये 6.5 मार्क को हिट ना कर पाएगा। तो हम समझ के चल रहे हैं कि पूरे साल तक 6.5 के मार्क में तो ये जाएगा ही जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। India remains the fastest growing major economy by a comfortable margin, with China recording a 6.3 rise in the same quarter and facing a fresh slowdown. अब क्या हुआ है? इंडिया इस समय भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस समय, है ना। जहां पर हम कंपेयर करें तो जहां पर हमारा कितना हो रहा है, 7.8% ग्रोथ दिखाई दे रही है, वहां पर चाइना से हम काफी गैप के साथ 6.3% पे चाइना ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। But the months ahead could prove to be more challenging, with global headwinds that have hit goods exports and manufacturing already, combining with domestic pressures from the renewed spurt in inflation and a likelihood of a weak monsoon playing truant with crop yields and farm incomes. कह रहे हैं लेकिन जो आगे आने वाले महीने हैं उसमें हम कह रहे हैं कि कुछ हमको परेशानियां झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अभी की ही बात करें तो जो अभी गुड के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी इस चीज़ को हिट कर चुका है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी इस चीज़ को हिट कर चुका है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का जो रिन्यूड स्पर्ट है, इन्फ्लेशन में अचानक से जो एक चेंज आया है, बढ़ा है, वो ये भी दिखा रहा है कि मॉनसून ने क्रॉप यील्ड्स में, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसमें और फार्म इनकम्स में थोड़ा सा चेंज ला दिया है, बिकॉज उसका लेट अराइवल हुआ है यहाँ पर, इसलिए। ठीक है। फार्म सेक्टर GVA maintain its growth pace to rise 3.5% in quarter one, but may taper off thanks to the monsoon's tepid progress and the fear that low reservoir levels may also hurt the rabi crop. अब जो ये बात अभी हम लोग कल ही कर रहे थे तमिलनाडु और कर्नाटका के बारे में कि मॉनसून की वजह से वहाँ पे क्रॉप यील्ड में, क्रॉप के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो GVA जो फार्म सेक्टर से रिलेटेड है वो सिर्फ 3.5% से फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके कम होता हुआ ही नजर आने की चांसेस है। क्यों? क्योंकि मॉनसून की जो प्रोग्रेस है वो काफी अनएनर्जेटिक सी लग रही है, जिसकी वजह से रिजर्वॉयर लेवल, जो पानी का लेवल है रिजर्वॉयर्स में, वो बहुत
कम है, जो कि राबी क्रॉप को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। ठीक है, द हेडलाइन ग्रोथ रेट्स फॉर द सर्विसेज सेक्टर वर रोबस्ट। जो हेडलाइन थी ग्रोथ रेट की सर्विस सेक्टर की, वो तो काफ़ी रोबस्ट दिखाई दे रही है, मतलब वो तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। Trade or hotels and transport rose 9.2%, but in absolute terms, the employment intensive segment remained 1.9% below pre-COVID-19 levels, indicating the recovery is still incomplete. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रेड और होटल्स और ट्रांसपोर्ट जो है वो 9.2% से बढ़ गया है ना, इतना तक पहुंच गया, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट है उसमें सिर्फ 1.5% रिमेन कर रहा है, जो कि कोविड से पहले भी सेम ही लेवल था। तो हम कह रहे हैं रिकवरी इस तरह की पूरी हुई नहीं है अभी तक, है ना, पूरी अच्छी रिकवरी नहीं हुई है। While the government has been asserting that the private investment cycle has finally taken off, the gross fixed capital formation trends indicate it is still government capital spending that is doing this heavy lifting. कह रहे हैं अब यहाँ पर जो बात हुई है, गवर्नमेंट ने ये बात असर्ट करी है, बताई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल है वो अब भैया टेक ऑफ कर चुकी है, वो जा चुकी है। ठीक है, अब जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग से जा रहा है और गवर्नमेंट इसका हैवी बर्डन उठा रही है। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए वो बढ़ा है सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर में, 6 महीने के बाद 6 महीने के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कम होने के बाद, बट ओनली एक्सेलरेटेड स्लाइटली फ्रॉम 4 टू 4.7, लेकिन बहुत कम ही बढ़ा है, 4.5 से लेकर 4.7 हुआ है, तो 0.2 की फर्क पड़ा है। इसलिए ब्रॉडर रिबाउंड चाहिए हमें कंजम्पशन डिमांड में, ताकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सके। प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 6% से बढ़ गई है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इस बात को विश्वास करते हैं कि अभी भी ये डोमिनेट हो रहा है डिमांड से, जो हाई इनकम अर्नर्स की है। बस ये डिपेंड करता है कि कितना हम करंट स्ट्रीक और स्पाइक्ड इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाएंगे या कैसा होगा, स्पेशली फूड आइटम में ये रहता है या नहीं रहता है, परसिस्ट करता है या नहीं करता है इन्फ्लेशन फूड आइटम में। डिमांड फ्रॉम लोअर इनकम सेगमेंट जो कि डेंटेड अफ्रेश, जिनको हाल ही में इन्फ्लेशन का एक घात पहुंची है। तो किसको पहुंची है? लो इनकम ग्रुप को। ठीक है, अ फीबल रिकवरी इन रूरल डिमांड could also come undone if farm incomes take a hit. कह रहे हैं अगर हम रूरल डिमांड की बात करें तो रूरल एरिया में भी अगर डिमांड आ जाती है तो फिर फार्म इनकम में जो हिट हुआ है, जो परेशानी आई है, उसको धीरे धीरे करके हम रिकवर कर पाएंगे। इंटरवेंशंस जो काउंटर इन्फ्लेशन की है, मतलब इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए जो इंटरवेंशंस करे जा रहे हैं, देखिए एक्सपर्ट को कम किया जा रहा है राइस और अनियन पे, ये हमारी ग्रोथ को हर्ट करेगा और एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस को भी थोड़ा बिगाड़ देगा। जहां पर रिलीफ मेजर्स जैसे कि 200 रुपीज कट दे रहे हैं एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस पे, ये प्रोलिफरेट कर सकता है आगे जनरल इलेक्शन में, ये इनको मदद कर सकता है, लेकिन रिस्क दिखा रहा है ये फिस्कल मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैथ और ग्रोथ में। ठीक है, सो ये पूरा पैराग्राफ है हमारे बारे में, जहां पर हमने इंडिया की सिचुएशन जो चल रही है, जो न्यूली हिट हमारा क्या कह रहे हैं एक इन्फ्लेशन आया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अब हम गाइस मंडे को मिलेंगे। मंडे को हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे, और वोकैबुलरी हमने आपको इसकी बहुत सारी जो थी इंपॉर्टेंट वो सारी बता दी है, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। एंड एक्सट्रीमली सॉरी कि आज सुबह नहीं जा पाया, लेकिन हम इसे मंडे से रेगुलर उसी टाइम पर रखेंगे, मंडे टू सैटरडे जो हमारा सेशन होता है। ठीक है, टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू गाइस।